समांतर भारत टीवी को स्वागत। मैं वरुण कुमार, अपने साथ ताराराम मेहना, ये राजस्थान से है, हैदराबाद, और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के नेशनल प्रेसिडेंट है। ताराराम जी, जय भीम। जय भीम। जय भीम साहब। अच्छा, आपको हैदराबाद के लिए आपको स्वागत है, और आपका परिचय दीजिए हमारे। मैं ताराराम मेहना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, नई दिल्ली। मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर ज़िले का रहने वाला हूं और आदिवासी यानी कि एसटी से बिलोंग करता हूं, भील कम्युनिटी से हूं। हालांकि हमारे संगठन में जाति को तवज्जो नहीं है, उसके बावजूद भी आपने परिचय कहा तो पूरे देश के लोगों को ही मैसेज जाना, तो चलो ठीक है। तो मैं पहले टीचर था जॉब में। अच्छा। फिर मैंने 13 साल की सर्विस हो चुकी थी। अच्छा। तो उस समय मैंने रिज़ाइन करके इस मूवमेंट को काम करने का फ़ैसला लिया। अच्छा। कि मैं अगर उधर रहूँगा तो कुछ बच्चों को ही पढ़ा पाऊँगा। हाँ। लेकिन अगर इस मूवमेंट में रहूँगा तो देश भर के लोगों को मैं कुछ जानकार बनाने के लिए अच्छा। तो ऐसा करके मैंने 13 साल सर्विस रिज़ाइन कर दी थी। अच्छा, 13 साल की। हाँ, रिज़ाइन करने के बाद मैं फुल टाइम इसी काम में लगा हुआ हूँ। अच्छा, आप राजस्थान में कौन सा ज़िले से? बाड़मेर ज़िला है जो पाकिस्तान बॉर्डर पे लगता है। अच्छा। इधर पाकिस्तान का, इधर गुजरात का बॉर्डर लगता है। ओके। ये राष्ट्रीय मूलवासी संघ से आप जुड़े हुए हैं, ये नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उसका कब से आप इसमें जुड़े हुए हैं? मैं लगभग बामसेफ की और विचारधारा में तो 99 में आ गया था। अच्छा। उसके बाद में सक्रिय रूप से मैं 2000 से काम शुरू किया। अच्छा। और सर्विस में रहते हुए मैंने 2005 तक इस मोमेंट में बामसेफ के ज़िला और ज़िला से फिर स्टेट पदाधिकारी तक काम किया, और 2004 के बाद में मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी बामसेफ में रहा। अच्छा। उसके बाद 2005 में मैं सर्विस से रिज़ाइन करने के बाद फुल टाइम बामसेफ ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और पूरे देश का जो फुल टाइमर के तौर पे काम करना होता तो मैंने किया। अच्छा। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, जिसका मैं अभी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, हाँ। ये हम लोगों ने 2003 में एक विंग बनाई थी। हाँ। क्योंकि बामसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो है मर्यादित है, एम्प्लॉयज़ का है, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है और नॉन एजुटेशनल है। तो हम लोगों ने एजुटेशनल विंग एक तैयार की थी। अच्छा। उस एजुटेशनल विंग का हमने नाम रखा था राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आरएमएस। अच्छा। और ये आरएमएस जो है, ये हम लोगों ने आरएसएस के अगेंस्ट में खड़ी की थी कि उधर आरएसएस है तो इधर हमारा आरएमएस होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि उसका अलग नाम है, वो ओरिजिनल नाम नहीं है। लेकिन हमने अगेंस्ट में इसका आरएमएस बनाया, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ। और इसका 2010 में मुझे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद में लगातार लोगों ने मुझ में विश्वास और मेरे काम को देखते हुए या फिर ईमानदारी को देखते हुए अभी तक इस पे ऊपर बनाए रखा हुआ है। अच्छा। राजस्थान से आप जुड़े हुए हैं। राजस्थान में ये मूवमेंट पहले का जो बिफोर इंडिपेंडेंस से मूवमेंट से कैसा, उधर का ये नेशनल मूवमेंट में कैसा उनका योगदान था? जैसा कि आपने पूछा कि फ्रीडम से पहले की बात अगर हम करें तो जो अंग्रेज़ों के या तथाकथित आज़ादी के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों से आज़ादी के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, उसमें राजस्थान के अंदर भी अहम भूमिका रही है। अच्छा। जिससे कि जैसा कहें कि देश पूरे में जो गांधी जी के ही साथ सहयोग से या गांधी जी की उस षड्यंत्रकारी नीति की वजह से जो 4-5 हत्याकांड हुए, जिसमें जलियांवाला कांड आता है, तो चंपारण का आता है, चोरा चोरी कांड आता है, इसी तरीके से गुजरात के विजयनगर का कांड आता है, वही राजस्थान के अंदर मानगढ़ आदिवासियों का कांड, वहीं से ये शुरुआत हुई थी। आदिवासी मानगढ़ हत्याकांड के बाद ही ये सारे हत्याकांड हुए और वे सारे के सारे प्लानिंग करके किए गए, लेकिन उन सभी को दबा दिया गया, कहीं न कहीं उसे किसी न किसी तरह से इतिहास में उठने नहीं दिया। और चूंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी हमारे समाज के अंदर, चाहे वो क्या बोलते हैं 1857 की क्रांति के अंदर जो हमारे मूल निवासी हुए, उनका नाम मंगल पांडे उनको कहा गया, लेकिन वो जो दूसरे भंगी थे, दीनानाथ भंगी, नहीं उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही
वो भंगी कम्युनिटी के थे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने जो क्रांति की तो उनको दबा दिया और मंगल पांडे को ऊपर उठा दिया। इसी तरीके से जो प्रभावी जातियों के लोग थे उनके नाम सामने आते गए। लेकिन हमारे लोगों का, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में से बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें कालीबाई का भी नाम आता है। लेकिन वहाँ पहली दूसरी के बच्चों को एक अध्याय के रूप में पढ़ा करके उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके इतिहास को दफन कर दिया गया। बाकी वो एक वीरांगना थी, बहुत खतरनाक वीरांगना राजस्थान के अंदर हुई कालीबाई के नाम से, जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उसने जो गोली खा करके वो अंग्रेज़ों को गोली से मारी गई। ऐसा बहुत सारा इतिहास है राजस्थान में दफन किया गया है। हम उसको खोज करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ओबीसी वर्ग में भी, जैसे संत राजाराम जी हैं, यहाँ पर आपके हैदराबाद में बहुत सारे लोग हैं जो राजेश्वर के नाम से दुकान चलाते हैं। मतलब बिजनेस करते हैं। तो वो मूल रूप से वो राजू राम जी थे और बाद में राजा राम जी, अब राजेश्वर जी कहते हैं। तो वो भी एक कुणबी पटेल जाति में हुए थे और उन्होंने भी इस मूवमेंट को बहुत हवा दी थी, जो अंग्रेज़ों के साथ साथ सामंतवादियों के विरोध में थी और इस व्यवस्था के विरोध में। अच्छा साहब, अभी राजस्थान तो अभी रोज़ाना सुर्खियों में है। जैसा कि अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है वो बॉर्डर के ऊपर बहुत ही उनका एजिटेशन चल रहा है। और किसान आंदोलन में अपना योगदान कैसा है, आपका सहयोग कैसा है? खास तौर पे मेरा जो साउथ में आने का जो प्रोग्राम हैदराबाद का और कल का जो हमारा बिदार कर्नाटका में है, तो उसमें मेरा मूल रूप से आने का पर्पज़ ही यही है कि मैं साउथ के लोगों को हकीकत बता सकूं और जो देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है, राष्ट्रव्यापी समाजवादी जन आंदोलन बन चुका है, उस आंदोलन में कैसे हम लोग शरीक हुए। क्योंकि इस देश के अंदर मीडिया और हमारे को खास तौर पे जिन भाषाओं के तौर पे बांट के रखा हुआ है, तो नॉर्थ में क्या हो रहा है ये साउथ के लोगों को पता नहीं चलता और साउथ में क्या चल रहा है नॉर्थ के लोगों को पता नहीं चलता। इसी तरीके से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो तो बिल्कुल ही कट जाते हैं। और कभी कभी पश्चिमी राजस्थान की बात करें, राजस्थान गुजरात के अंदर देखें तो वहाँ पर भी कोई खास पूरे देश में क्या घटना घटित हो रही है वो नहीं आती है। तो ठीक उसी तरीके से जो अभी ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसको ये लोग पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं, कभी खालिस्तानी नाम दे रहे हैं तो कभी उसको आतंकवादी नाम दे रहे हैं, कभी पाकिस्तानी नाम दे रहे हैं तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे नाम दे रहे हैं। नामों में तो वो बड़े माहिर हैं, नाम देने में तो है, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की अहमियत क्या है और क्यों है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि उस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है तो वो सच है या झूठ है। अगर किसी आदमी के साथ में अत्याचार अन्याय होता है या मान लीजिए कि उसका घर छीना जा रहा है, तो अगर वो आवाज़ उठाता है तो रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, कुछ भी करता मान लीजिए, और कई बार वो भावुक होकर कुछ इस तरीके का भी करता है, एजिटेशन भी कर लेता है, तो क्या उसको हक नहीं है? बिल्कुल है। अब समझने की बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि जो बिल हमने बनाए हैं वे बिल सही है और किसान हित में है। तो पहली बात तो ये है कि किसान हित में है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है, और सरकार उन किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है कि आपका इसमें क्या हित है और कैसे हित है, ये क्यों नहीं समझा पा रही है। जहाँ तक समझाना चाहिए, अगर अच्छा है तो अच्छा, लेकिन फिर भी किसान अड़े हुए हैं कि नहीं ये बिल हमारे विरोध में है, हमारे लिए हितकारी नहीं है। और कुछ जो उनके अंधभक्त टाइप के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना ठीक है। तो पहले तो हमें उन बिलों को ही समझना होगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, तो फिर उसके बाद में आंदोलन करने वाले लोगों का पता चलता है कि वो सही है गलत है। तो ये जो बिल है, ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल का जो लिंक है जुड़ा हुआ वो 1978 से जुड़ा हुआ है। 1978 से 1978 में अधिनियम 1978 के धारा 2 के तहत किसानों से जमीन का मालिकाना हक छीन लिया गया था। अच्छा, उसी समय छीन लिया गया था। जनता पार्टी जब हाँ, उसी समय ये पहला 46वां जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, 46th अमेंडमेंट में ये बात हुई और वहाँ उन्होंने जो किसान का मालिकाना हक था वो छीन लिया। अच्छा, उस समय किसानों में जागृति भी नहीं थी और शुरू में उनको कुछ अधिकार मिले थे तो वो तो मस्त थे अपने में। अच्छा, ठीक है ना, अपनी खेती बाड़ी में खुश हो रहे थे कि हम अब ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन चुपके से उन लोगों ने ज़मीन का मालिकाना हक छीन लिया और कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई विरोध नहीं हुआ। उस समय मालिकाना हक छीन करके उनको खातेदार बनाया गया
और खातेदार के बाद में उनको पुनः काश्तकार बना दिया गया। अच्छा अच्छा। काश्तकार के बाद में अब तो खैर साउथ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में उनको कब्जेदार घोषित कर दिया। कब्जेदार, अब तो कब्जेदार है, जमीन के मालिक ही नहीं, खातेदार भी नहीं, काश्तकार भी नहीं, कब्जेदार। कब्जेदार। तो ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। और बात ये आई कि भाई कोई भी चीज़ है वो डॉक्यूमेंटली मान लो चली गई है आपके हाथ से, ठीक है, जैसे फर्जी रजिस्ट्री होती है, कई बार फर्जी रजिस्ट्री होती है तो आपकी ज़मीन बिक गई, घर बिक गया। लेकिन जब घर का कब्जा लेने कोई आता है तब घर के मालिकों को पता चलता है अरे ये घर तो मेरा था और खाली कौन करवा रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक किसानों के साथ वही हो रहा है। किसानों की ज़मीन तो 78 में ले ली, लेकिन अब वो कब्जा लेने आए हैं। यानी कि राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चर लैंड की मालिक है। एग्रीकल्चर लैंड की वो मालिक है, तो किसान का मालिकाना हक खत्म और सरकार मालिक बनी। अब मालिक सरकार है, सरकार किसको देना चाहती है? सरकार कॉर्पोरेटर को देना चाहती है। जो केंद्र से बिल पास हो गया हो, सरकार, राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा कि जो भी भाई वहाँ पर कॉर्पोरेटर है, पैसे पूंजी वाले पूंजीपति है, उनको ये जमीन दे दी जाए। तो मसला ये आया कि उन्होंने जमीन जब देने का मामला किया, अच्छा, तो जमीन देने का डायरेक्ट अगर मामला वो करते हैं तो सीधी आवाज उठती है भाई हमारी जमीन और हम क्यों दें, और पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक हल्ला खड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उससे पहले 2 स्टेप लगाए। एक, धुएं और प्रदूषण के नाम पर पराली जलाने का जो हुआ, उसके अंदर किसानों के ऊपर 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 5 साल की सजा, वो उनको डराने के लिए किया। दूसरे नंबर, उनके बिजली के बिलों में वृद्धि की गई, बिजली बिल उनके बढ़ा दिए गए। और बिजली बिल बढ़ा इसलिए दिए गए कि बिजली से भी ये परेशान हो जाए, और कुछ कुल मिलाकर के जब हम इनसे ज़मीन छीने तो ये ज़्यादा विरोध ना करें, ठीक है। चौथा स्टेप उन्होंने लिया, तीसरा स्टेप लिया पराली और बिजली के बाद में, तीसरा स्टेप लिया उन्होंने एमएसपी का, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट जो है, उसको लेकर के किया। तो तीसरा स्टेप हुआ। अब तीसरे में इनको जब हम मारेंगे तो ये खुद ही कह देंगे भाड़ में जाए खेती, हमें नहीं करनी, ठीक है। जब ये कह देंगे खेती भाड़ में जाए, हमें नहीं करनी है, तो हम वो कारपोरेटर को जमीन आसानी से दे पाएंगे, इनका कब्जा आसानी से छुड़ा पाएंगे। ये पॉलिसी उनकी थी। लेकिन अचानक जब लोगों को इस बात की पता भनक लग गई, अब तो समाज में किसान में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक IAS बन गया तब भी किसान का बेटा है, उसके नाम भी जमीन है, तो उसका बेटा IT में आ गया, आप भले वो एडवोकेट हो गया या किसी भी कहीं भी चला गया, लेकिन किसानी तो उसकी मूल रूप से ही, तो उसको पता चल गया यार ये तो बिल तो बहुत बड़ा खतरनाक है, ये तो जमीन हमारी हड़पने का मामला है। तो वो किसान उस आंदोलन के लिए तैयार हुए और उन्होंने पंजाब से इस आंदोलन को शुरू किया। तो पंजाब का आंदोलन कह करके उन लोगों ने इसको कहा ये तो सिर्फ पंजाब का है, ये पंजाब के लोग मान नहीं रहे हैं, ये खालिस्तानी लोग हैं, ठीक है ना, ये जो फला है भला, ऐसे नाम दिए उनको। लेकिन जब ये आंदोलन चल करके दिल्ली में प्रवेश करने लगा तो हरियाणा के लोगों ने, चूंकि हरियाणा में प्रवेश किया तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर पानी की बौछारें की, उनके गैस लाठीचार्ज सब कुछ किया। तो वो फिर भी जबरदस्ती दिल्ली बॉर्डर तक आ गए। तो हरियाणा के लोगों ने, जो जनता थी, हरियाणा के जो किसान थे, उनको भी पता लग गया भाई नुकसान तो हमारा भी हो रहा है, खाली इनका ये थोड़ी हो रहा है, केंद्र में कोई बिल पास हुआ है तो वो तो सारे राज्यों में लागू होना है। वो जब वहाँ पर हुआ तो उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, हरियाणा के लोगों ने इनका साथ दिया और कहा कि ठीक है भाई तुम पंजाब छोड़ के आ गए हो, अब तुम यहाँ डटो, हम भी तुम्हारे साथ हैं और राशन पानी, खाना, दूध, सब्जी सब कुछ हम देंगे। तो ऐसे करके ये हरियाणा पंजाब का हो गया। इधर से जब राजस्थान के लोगों को पता चला तो राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव था। पंचायती राज का चुनाव था, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 8 तारीख को, तो फटाफट वहाँ से लोग किसान भागे और जाकर के शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जाके बैठ गए। उधर उत्तर प्रदेश से भी पुलिस और प्रशासन के सबके रोकने के बावजूद भी कुछ लोग गाजीपुर आके बैठ गए, कुछ हरियाणा के दूसरे बॉर्डर टिकरी पर आकर के बैठ गए, कुछ पलवल में आके बैठ गए। ऐसे करके आज की तारीख में 40 से 50 लाख, 40 से 50 लाख लोग जो है दिल्ली के चारों तरफ 5-6 जगह पर बैठे हुए हैं और आए दिन वो संख्या बढ़ती जा रही है। तो समझ में ये आ रहा है कि किसानों की जो मांग है वो वाजिब है कि भाई हमें हमारा मालिकाना हक दिया जाए। तो वो अभी सरकार जो वार्ताएं कर रही है, कल जब 9वें दौर की वार्ता खत्म हुई है तो 9वें दौर की वार्ता में भी वही बात आई है सामने कि संशोधन करो। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कहीं पर लोगों को कि भाई एक आदमी को जब मारना है तो
मारने वाले लोग जो हैं, वो हत्या करने वाले कह रहे हैं कि पहले तुम्हारी टांग तोड़ेंगे, फिर तुम्हारे हाथ तोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारी आंखें फोड़ेंगे और उसके बाद तुम्हारा जो गला काटेंगे, अच्छा। ठीक है, ये स्टेप होगा। तो वो आदमी घबराता है और चिल्ला कर कहता है यार ऐसा मत करो, ठीक है ना, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे दास, ये जो भी वो अपनी अपनी मिन्नतें करता है। अच्छा। तो थोड़ा सा वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, हम आपके टांगे नहीं तोड़ेंगे, अच्छा, ठीक है, नहीं तोड़ेंगे। टांगे नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा करते तो हाथ भी नहीं तोड़ेंगे, अच्छा। ठीक है, और अगर ज्यादा ही है तो चलो ये भी छोड़ दिया कि हम आंखें भी नहीं फोड़ेंगे, सिर्फ ठीक है, जबान लेकिन सिर्फ गला ही काटेंगे। अच्छा अच्छा। जब गला ही कट जाएगा तो हाथ पैर आंखें सलामत रहकर भी क्या करेगा। तो उन्होंने पराली का, बिजली का और एमएसपी का, ये तीनों ये किया कि हाथ पैर और आंखें ये नहीं तोड़ेंगे फोड़ेंगे, अब गला काटेंगे, यानी जमीन तो ले लेंगे, इस पे हम नहीं मानेंगे। किसान कह रहा है नहीं, हमें मारा ही नहीं जाए, मेरा गला ही नहीं काटा जाए, ठीक है, यानी हमारी जमीन ही नहीं हड़पी जाए। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ संशोधन की गुंजाइश है, कुछ संशोधन हो सकता है। तो क्या संशोधन हो सकता है वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन हमें सब पता चल रहा है कि क्या संशोधन करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं चलो भाई आपकी हत्या तो करनी है, तय है, लेकिन गला रेंत कर नहीं करेंगे, गला दबा कर करेंगे। अच्छा। गला काटेंगे नहीं, गला दबा करके करेंगे, ये संशोधन कर सकते हैं हम, ठीक है, इतना संशोधन हम कर सकते हैं। तो किसान संशोधन पे राजी नहीं है, अड़े हुए हैं, कुछ लोग बुद्धिमान उनमें भी है, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या संशोधन करेंगे ये, जबकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संशोधन इतना ही है, हाथ तोड़ेंगे नहीं, पैर तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, आंखें फोड़ेंगे नहीं, अब गला भी काटेंगे नहीं, गला घोंटेंगे, ठीक है ना। तो गला काटो चाहे गला घोंटो, मरना तो तय है। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत खतरनाक है, और किसानों के लिए तो शायद एक इससे बड़ी सामत हो ही नहीं सकती। शायद मैं कह सकूं कि सम्राट अशोका के समय मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, पुष्यमित्र शुंग की जब हत्या कर दी गई, पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धदत्त की जब हत्या कर दी, वृद्धदत्त की हत्या करने के बाद जब उसने अपना राज सत्ता जमाया, तो जिस तरीके से भारत की मूल जनता, इंडिजिनियस पीपल जो थे, उनको संपत्ति से, शिक्षा से और खेत खलियान से सबसे वंचित कर दिया था, ठीक वैसे ही अब ये हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्योंकि 2000-2500 साल बाद में पहली बार भारत में गणतंत्र लागू हुआ, और संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के माध्यम से हमें दिलाए। तो वो अधिकार इनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने समझा है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैंने यहाँ तक समझा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो वाजिब आंदोलन है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग इसको कह रहे हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देखिए, आतंकवादी, इस तरीके के नाम दे रहे हैं। तो जब भी इस देश के अंदर, आपकी जानकारी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ये जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पूरा अधिकार दे दिया था, कुछ राज्यों को दे दिया 6ठी अनुसूची में, कुछ में 5वीं अनुसूची के माध्यम से उनको करने का कश्मीर को भी दिया, पावर दिया, और कश्मीर को भी दिया, ये सारा दिया हुआ था। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां के लोगों को पहले माओवादी कहा और उसके बाद में उल्फा कह करके उनको क्रश किया। और सारा मिलिट्री को जाकर के उधर डाल दिया। अब यहाँ राजस्थान, गुजरात, साउथ के लोग तो जाकर हालचाल पूछ नहीं सकते कि मणिपुर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पर लोगों को क्रश किया मिलिट्री के। और यहाँ अफवाह क्या फैलाई, नॉर्थ ईस्ट में सब उल्फा रहते हैं, उल्फा उग्रवादी हैं, उनको उल्फा नाम दिया। उसके बाद में इन बदमाशों ने क्या किया, उसके बाद में इन्होंने सेकंड टारगेट लिया सिखों को। सिखों को सेकंड टारगेट दिया, क्योंकि सिख बहुत ही लड़ाकू कौम है, सच्ची और ईमानदार कौम है, हमेशा भला चाहने वाले लोगों का भला चाहने वाली मेहनती कौम है, और डरपोक भी नहीं है। तो इनको दबाना इनके लिए पहली प्रायोरिटी थी। इसलिए इन्होंने, जब उन्होंने अपने हक और अधिकार की मांग उठाई, तो उनके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया उग्रवादी। अच्छा, ठीक है ना, उग्रवादी। मैं एक एक शब्द समझा रहा हूँ आपको, उधर उल्फा, इधर उग्रवादी। उग्रवादी कह करके उन्होंने इतना बड़ा कांड किया कि पूरे के पूरे सिखों को पूरी तरह दबा करके एकदम क्रश कर दिया। और बाद में इंदिरा गांधी वाले मामले में कई केस मुकदमे करके उनको उलझा करके पूरी उनकी क्रांति को दबा दिया।
तीसरे नंबर पर उन्होंने मुसलमानों को दबाने का फैसला किया। हाँ, जब उन्होंने मुसलमानों को अपना टारगेट बनाया तो उसमें उन्होंने उनका नाम रखा आतंकवादी। आतंकवाद। बोला ये आतंकवादी, ये तीसरा शब्द आ रहा है। हाँ, तीसरा से तीसरा शब्द आ रहा है कि आतंकवादी। मुसलमानों के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया आतंकवादी। आतंकवादी कह करके पूरे देश में पूरे हवा फैलाई, आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है, और करके उनको भी पूरी तरह से दबा दिया, बदनाम कर दिया पूरी पब्लिक और दुनिया के सामने, इतना करके उनको एक तरह से डिमोरलाइज कर दिया। तो हमारे देश में रहने वाले हमारे कन्वर्टेड भाई, धर्म परिवर्तित जो मूल निवासी है मुस्लिम, वो डिमोरलाइज हो गए और दब गए, कई उनकी शरणों में चले गए। चौथे स्टेप पे जब इस देश के आदिवासियों ने जब कोस्टल एरिया में अपने जल जंगल और जमीन को बचाने का जब आंदोलन शुरू किया, तो जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने उसको एक नया नाम दिया नक्सलवाद। नक्सलवाद अभी नया अर्बन नक्सलवाद है। हाँ, अभी तो शहरों का आ गया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आगे स्टेप बाय स्टेप कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उन्होंने कहा नक्सलवादी है। नक्सलवादी कह के सारी मिलिट्री उस एरिया में डाल दी गई और निर्दोष लोगों को मार करके बहन बेटियों के साथ बलात्कार, पता नहीं किस प्रकार की घटनाएं करके उन लोगों को भी खामोश करने का पूरा जतन किया, लेकिन अभी वो खामोश हुए नहीं है। तीसरा नंबर का मामला आया कि जब हमारा मूवमेंट जिसको कहते हैं हम, फूले अम्बेडकरी मूवमेंट जो है, ये फूले अम्बेडकरी मूवमेंट जब शहरों में जाने लगा और शहर में पढ़े लिखे लोगों के पास जाने लगा, तो उन्होंने 5वें नंबर पे इसका नाम दिया और इसको कहा अर्बन नक्सलवादी। अर्बन नक्सलवादी आदिवासियों के लिए शब्द नहीं है, अर्बन नक्सलवादी आप और मेरे लिए, हम आप अर्बन नक्सलवादी है, ठीक है ना। उन्होंने हमें कहा कोरेगांव पे जी 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 जो हुआ उसको उन्होंने ये नाम दिया। उसके बाद में इस देश के अंदर आपने एक और देखा होगा घटना, जब इस देश में 2 अप्रैल हुआ, 2 अप्रैल 2018 में जो अपने अधिकारों के लिए भारत बंद हुआ, उसके अंदर भाग लेने वाले अम्बेडकरवादी लोगों को, फूले अम्बेडकरवादी लोगों को उन्होंने एक नया नाम दिया और वो नाम था उपद्रवी। उपद्रवी मतलब ये इतने माहिर हैं कि आप कुछ भी करके तो देखो, आपको बढ़िया सा नाम दे देंगे, ठीक है। अभी जैसे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे किसानों के संगठन एक हो गए, ठीक है। बहुत सारे सामाजिक संगठन उसमें आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई राजनीतिक संगठन भी उसके अंदर आ गए। बहुत सारे लोग जब किसानों का समर्थन करने लगे तो उन्होंने इसके लिए एक नया शब्द दिया कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग। अच्छा, टुकड़े टुकड़े गैंग। अच्छा, समझ में नहीं आता है भाई, किसी देश में अगर अपनी जनता इकट्ठा होती है तो तुम्हारे पेट में दुखने को काहे को आता है? तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ आता है कि जब उसके भाई इकट्ठे हो रहे होते हैं? तो लेकिन इन्होंने सदियों तक हमें बांट कर रखा और बांट कर राज किया, इसलिए ये समस्या। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से हैदराबाद में आकर के कि हमें किसान आंदोलन को पूरी तरह से ईमानदारी से सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके की वो अफवाहें चला रहे हैं कि ये माओवादियों का है, ये नक्सलवादियों का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्योर किसानों का है। मैं आपके सामने बैठ करके टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, तो मैं एक किसान हूं, ठीक है। मैं खुद हमारे राजस्थान की कहें तो 200 बीघा जमीन का मालिक हूं। 200 बीघा, ठीक है, 200 बीघा जमीन का मालिक हूं, यानी कि मैं 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिक हूं। अच्छा, तो मैं खुद किसान हूं, तो मैं किसान और किसान की आवाज उठाता हूं, तो मैं टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हो गया? हर आदमी कहीं न कहीं अपने बिजनेस से, समाज से, कहीं न कहीं संगठन से जुड़ा होता है। तो ये सारी चीजें, ये संदेश मैं देना चाह रहा था। अच्छा, जी हाँ। नहीं, आप किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा ले रहे और किसानों को मदद दे रहे हैं। ये आंदोलन में एक जो सेक्शन है जो शूद्रा कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जैसे जाट है और ये पाटीदार है, जाट पाटीदार और अब यादव है, विष्णोई है, हाँ, ये मराठा और इधर खम्मा रेड्डी ऐसा बोलते हैं, रेड्डी वगैरह। ये लैंडलॉर्ड कम्युनिटीज है, ये शूद्रा कम्युनिटीज है। उनको भी अभी जैसा कि इससे पहले अपन बात की, इनको अभी तक से उनको महसूस नहीं हुआ था, ये जो सेपरेट आंदोलन जो चल रहे थे उसके अंदर ये लोग भाग नहीं लिए थे, लेकिन अभी उनके ऊपर भी आ गया, डायरेक्टली आ गया, अभी कॉरपोरेट उनके ऊपर बैठ गया, तो अभी ये लोग भी आ गए। माने इसके 90% जो आबादी है भारत का, ये सब के ऊपर जो है ये लोग भारी पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनके कॉरपोरेट वाले, और उनके पीछे जो है कॉरपोरेट है और हमारे साथ बहुजन समाज है, और इसके साथ कैसा जुड़ रहे हैं लोग, ये किसान अपने समाज के साथ? कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी को पता है कि इतने सारे लोग हैं, 90% लोग हैं, कॉरपोरेटर को भी पता है कि 90% लोग हैं,
लेकिन जो बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है तो बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि मैं जनता के वोट से नहीं आएगा, हाँ, यस, वो ईवीएम मशीन के EVM वोट से के आ वोट गया। से, तो इसलिए उसको जनता की कोई जरूरत नहीं है, जनता वोट दे ना दे, नाराज हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा। जब ईवीएम मशीन हम रखेंगे तो वोट अपने आप जब हमारे तक EVM से हम ईवीएम चला है तब सकते तक हमारा राज जाने वाला नहीं है। इस बात का उनको एक वो है, गुरूर है कि हम लोग ये ईवीएम के माध्यम से मजबूत हैं। इधर कॉरपोरेटर क्या सोच रहा है कि मेरे पास तो पूरे भारत को खरीदने की औकात है, ठीक है, ये भूखे नंगे लोग हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये कितने दिन टिकेंगे, 2-4 दिन भूखे रहेंगे, तीसरे दिन मेरे कदमों में आके पड़ेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए जब भी पहले कोई भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो SC ST के लोगों ने किए, मजदूरों ने किए, गरीबों ने किए, स्टूडेंट्स ने किए, कोई किसी ने भी किए हो, लेकिन वे आंदोलन सारे दबा दिए गए। क्योंकि वे आंदोलन इतने मजबूत क्यों नहीं हुए? आज की तारीख में OBC 52% से 60% हो गया है, लेकिन जो किसान तबका है वो 70 से 75% है, और किसान वर्ग जो है उसको ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। क्योंकि एक बीच में एक सोशल मीडिया बहुत बड़ी बातें चल रही थी, लोगों ने कहा कि भाई अपनी अपनी बारी का इंतजार करो, ठीक है ना, आज इसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी। तो उस समय चलो हमारे किसान भाइयों को इस बात का पता नहीं था, कि उनको तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा जमीन भी इस तरीके से चली जाएगी, लेकिन जमीन तो पहले चली गई, उसका जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। तो जब लोग चिल्ला रहे थे, भाई हम भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, अरे आओ इस आंदोलन में लोगों का साथ दो, आप हमारे साथ जुड़ो, तो वो नहीं आ रहे थे। लेकिन चलो उनको चोट लगी तब भी सही, अब आए तो सही। अब बात ये है, हमारा संदेश देने का मतलब ये है कि 52% OBC जो 60% हो गया है, और जो 20-25%, 30% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है और माइनॉरिटी ऐसे मिला करके ये 90% आबादी बनती है। ये 90% आबादी के लोग पहले सोच रहे थे कि ये 60% OBC नहीं है तो हम 30% क्या करेंगे, लेकिन अब 30% लोगों को सोचना है कि 90% सड़कों पर 60% सड़कों पर आ गया है, अब तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए, तभी हम ये लड़ाई लड़ सकते। इसलिए हम लोगों ने जैसे ही ये आंदोलन खड़ा हुआ है, हमने तुरंत ही अपने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और जितने भी फूले अम्बेडकरी, बिरसा मुंडा और साहू पेरियार के संबंधित जितने समवैचारिक संगठन है, उन सभी संगठनों को हमने ऐलान किया कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाए। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन तभी बन पाएगा जब राष्ट्र के लोग इस आंदोलन को समझेंगे, इसकी सच्चाई को समझेंगे, इसकी तय को समझेंगे। इसके लिए ही मैं साउथ में आया, हैदराबाद में आया, ताकि वहाँ के लोगों को, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता सकूं कि वो कोई नक्सलवादियों का आंदोलन नहीं है, कोई माओवादियों का आंदोलन नहीं है, वो देश के किसानों का आंदोलन है। और जो चोट पंजाब के किसानों पर पड़ रही है, हरियाणा किसानों पर पड़ रही है, राजस्थान के किसानों पर पड़ रही है, वही साउथ के लोगों पे भी पड़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज वो नहीं तो कल बारी धीरे धीरे आएगी, उधर से मामला शुरू होगा। जैसे कॉरपोरेटर ने, अडानी अंबानी ने जो अपने वेयर हाउस हैं वो अभी हरियाणा और पंजाब में लगाए हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो कल को यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही होगा, 1-2 साल की बात है। तो हमें समझना है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई आफत आए, उससे पहले हमें सावधान होना चाहिए। हम किसान के बेटे हैं, जब बारिश के लिए जब बादल उमड़ते हैं, बादल तैयार होते हैं, तभी हम पता लगा लेते हैं कि बारिश आने वाली है, तो वो अपना जुगाड़ करते हैं, सूखी लकड़ी अंदर डालना, ये करना, भेड़ बकरियों को ठिकाने कर लेना, अपने कपड़े अंदर लेना, उनको आभास तो हो जाता बारिश आने वाली है। तो यही किसानों को अब समझना है कि जो दिल्ली से ये जो क्या कहते हैं जहर की बारिश शुरू हुई है, वो कल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें पूरी ईमानदारी और तय दिल, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। अगर ये आंदोलन किसी भी कीमत पर सफल नहीं हुआ तो हम कोई भी आंदोलन खड़ा करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हमारा किसान भाई है पूरे देश को अनाज पूरा करता है, अनाज खिलाता है और गोदामों में अनाज जमा करता है, इतना रिसोर्सफुल हमारा किसान है, उसे जीरो किया जा रहा है। आज किसान है तभी तो वो खाना खिला रहे, लंगर चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन कल देश के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो इस आंदोलन को 2 दिन तक चला सके, 2 दिन खाना खिला सके, 2 दिन पानी पिला सके, ऐसा कोई संगठन मुझे देश में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन किसान रिसोर्सफुल हैं, दिलदार हैं और बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग जो आंदोलन चला रहे, मूवमेंट चला रहे, अपना सब कुछ दाव पे लगा करके इसको हमें जल्दी से जल्दी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे साहब। प्रज्ञा ठाकुर जो साध्वी अभी MP बनी मध्य प्रदेश से, हाँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कौन सा, अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण कहे तो कोई आपत्ति नहीं होता उनको, क्षत्रिय को क्षत्रिय करे, हम कोई उनको बुरा तो नहीं करेंगे, वैश्य को वैश्य करने से हम किसी को भला बुरा नहीं करें, लेकिन शूद्रा को हम शूद्रा करने से वो लोग बिगड़ रहे। ये
शूद्र लोगों के लिए जो किसान आंदोलन में चल रहा, उनको इतना बड़ा अपमान है ये। बीजेपी जो है ऐसे एक साध्वी के माध्यम से उनका अपमान जो किया जा रहा है, अभी उनको महसूस हो रहा है, किसानों को भी, हम शूद्रा कम्युनिटी को भी, ये ब्राह्मण लोग हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नवे लोगों के जो आंदोलन चल रहा उसमें वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप भी मूल निवासी संघ के माध्यम से भी काम कर रहे हैं आप। तो ये हैदराबाद अभी आए, अब इधर जाने वाले हैं भी। श्याम सुंदर साहब का जो 112 जी बर्थ एनिवर्सरी है, उसके लिए भी आप आए हैं हैदराबाद। आपके लिए पहली बार आए क्या? मैं हैदराबाद पहली बार आया हूँ। अच्छा, आपको स्वागत है हैदराबाद के लिए। और आपके आंदोलन में हमारे लोग भी शामिल होंगे, हमारे संगठन भी आपके साथ है। और आप अपना चैनल के माध्यम से आपके विचार हम सुन रहे, और इसके लिए आपको आभारी है। और समांतर भारत टीवी के देखने वाले हमारे साथी हैं ताराराम मैना, और उनको आप बधाई देते हुए और जय भीम करते हुए समाप्त करेंगे। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.